हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। शैली के साथ किताबें में इन दिनों आप सुन रहे हैं मुझे जान चाहिए। आज सुनिए उसका 14वां भाग। तुम पर निगाह रखी जा रही है। डिक्टेटर मुझे नापसंद करते हैं, मुख्यतः मेरी अंकावेष्टि पृष्ठभूमि के कारण। वर्षा की यह धारणा दूसरे वर्ष के मध्य तक पनपती गई थी, पर बीच बीच में विपरीत झटके लगते थे जिससे वह भ्रम में पड़ जाती थी। डॉक्टर अटल को तुम्हारा दूसरा मंजर पसंद आया, नाटककार मंसूर ने बेवफा दिलरुबा की उसकी असफलता के बाद कहा। मटन बिरयानी खाते हुए सिलबिल ठिठक गई। मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। कैसे? उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं? तुमसे लफ्जों में कहने के लिए अभी जल्दी नहीं है, मंसूर हल्के से मुस्कुराए। फौजिया ने वर्षा की कटोरी में रायता परोसते हुए कहा। यास्मीन ने मुझे बताया था जब उसे फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की स्कॉलरशिप मिली तो वह अचंभे में आ गई। बाद में मालूम हुआ कि डॉक्टर अटल ने उसके नाम की सिफारिश की थी। दूसरे दृश्य में रेहाना ने ऐसा क्या किया था? वह उदास भाव से दीवान पर बैठी है। उसने अपने प्रेमी के नाम छोटा सा खत लिख रखा है, पर तय नहीं कर पाई कि उसे भेजेगी या नहीं। अम्मी जान अपना पानदान लिए पास आ बैठती हैं और बीड़ा बनाते हुए उमंग से अपनी शादी की चर्चा कर रही हैं। रेहाना आशा और दुविधा के ऊहापोह में अपनी कमीज में छिपे खत पर हाथ रख लेती है। उसके अच्छा हाँ फिर जैसे संवाद थे। वर्षा आपा, मेरी सहेलियां आपसे मिलना चाहती हैं, नन्ही आयशा ने मुस्कुराते हुए सूचना दी। पीछे पीछे समवयस्क दो लड़कियां थी। एक ने लजाते हुए अपनी ऑटोग्राफ बुक आगे बढ़ा दी। सेलिब्रिटी होने के नाते हस्ताक्षर देने का सिलबिल का यह पहला अनुभव था। बेवफा दिलरुबा का प्रदर्शन चाहे जैसा रहा हो, पर दिल्ली दूरदर्शन से उसके प्रसारण ने सिलबिल को लोकप्रियता दे दी थी। मंडी हाउस में कुछ निगाहें पल भर को उसके चेहरे पर रुक जाती थी। सिलबिल ने किंचित स्टाइल में दोनों शब्दों के पहले अक्षरों को थोड़ा फैलाते हुए दस्तखत कर दिए तो दूसरी शर्माकर बोली, कोई मैसेज भी लिख दीजिए मेहरबानी करके। क्षण भर सोचकर सिलबिल ने लिख दिया, कुछ भी बनना पर अदाकारा नहीं। वर्षा, कल शाम 5 बजे तुम मुझे मिट्टी की गाड़ी की वेशभूषा के स्केच दिखा रही हो? डॉक्टर अटल बोले। यह असंभव है सर। वर्षा स्तंभित रह गई। मुझे संदर्भ के लिए किताबें ढूंढने में ही 1 हफ्ता लग जाएगा। प्रदर्शन तुम्हारी सुविधा के लिए स्थगित हो जाना चाहिए। नाराजगी के साथ उसे आने का संकेत करते हुए वह पुस्तकालय की ओर मुड़ गए। उन्होंने अभ्यस्त सहजता से अलग अलग अलमारियों से 4 किताबें निकाल दी और उसे थमा दी। वर्षा ने देर रात तक पात्र सूची सामने रखकर नोट्स लिए। अगले दिन लंच उसने 10 मिनट में खत्म किया और नारी पात्रों की वेशभूषा के रेखाचित्र बना लिए। बाद में रोमन मंच रचना की कक्षा में वह पीछे बैठी पुरुष पात्रों पर काम करती रही। 5 बजने में अभी 1 मिनट था जब वह फाइल लिए कार्यालय के बाहर पहुंच गई। अंदर कोई विदेशी अतिथि था। वर्षा को लगा व्यस्तता में डॉक्टर अटल को उसका ध्यान नहीं रहेगा। ठीक 5 बजे डॉक्टर अटल ने दरवाजा खोला, सरसरी निगाह से फाइल के पन्ने पलटे और 2.5 सूत की मुस्कान के साथ कहा, जो शब्द नेपोलियन के शब्दकोश में नहीं था वह वर्षा वशिष्ठ के शब्दकोश में क्यों हो? मुझे पागल कुत्ते ने काटा था जो मैंने एक्ट्रेस बनने की सोची। पूरे 24 घंटे की निद्रा के बाद चाय पीते हुए सिलबिल अपने आप बोली। वह शरीर के एक एक पोर को थकान से चूर चूर कर देने वाले स्कूल के 20 दिवसीय दौरे से लौटी थी, जिसमें उन्होंने 10 नगरों में 27 प्रदर्शन किए थे। यह दौरा जैसे सैनिक अभियान के समान संपन्न हुआ। अभिनय के अलावा अलग अलग विद्यार्थियों एवं उनकी टुकड़ियों पर अलग अलग दायित्व थे। सिलबिल पे लगभग 500 इकाइयों वाली वेशभूषा की जिम्मेदारी थी। लगभग 50 पोशाकों को रोजाना धोना, सुखाना और इस्त्री करके तैयार करना होता था। पिछले साल के बड़े शहरों के दौरों के विपरीत इस बार प्रदर्शन स्थलों में बहुत वैविध्य था। गांव की चौपाल से लेकर फैक्ट्री का अहाता, म्यूनिसिपल प्रेक्षागृह या किसी ऐतिहासिक इमारत की पृष्ठभूमि, इसी हिसाब से दर्शकों की सामाजिक श्रेणियां थी। उनकी संख्या 250-300 से लेकर 15,000 तक पहुंची। एक बार स्कूल ने 24 घंटे की अवधि में 3 स्थलों पर 4 विभिन्न प्रदर्शन किए। बाहरी दुनिया के साथ रंग कर्म के ऐसे तीखे साक्षात्कार से वर्षा के अनुभव में नया आयाम जुड़ा। यहाँ व्यक्तिगत आराम, व्यक्तिगत की कोई गुंजाइश नहीं थी। यहाँ निश्चित समय पर प्रदर्शन अनिवार्य था और वह व्यक्तिगत के साथ साथ सबकी सामूहिक जिम्मेदारी थी। कितनी बार सिलबिल ने खाना पीना व सोना छोड़कर उपकरण ढोए, मेकअप किया, बॉक्स ऑफिस पर टिकट बेचे, जख्मी को फर्स्ट एड दी। वर्षा, लो। पहली घंटी के बाद नरसिंह राय ने चाय का गिलास और समोसों का लिफाफा ग्रीन रूम की मेज पर रखते हुए कहा। किसने भेजा? उसने अचकचाकर पूछा। पर नरसिंहन पृष्ठभूमि संगीत के लिए टेप रिकॉर्डर चालू करने बाहर चला गया था। वह छत पे 2 मुखौटों की मरम्मत कर रही थी। उसे मालूम ही नहीं हुआ कि दोपहर का भोजन कब हो गया। इस बात पर किसकी निगाह थी?
वर्षा ने अब तक डॉक्टर अटल का पर्याप्त अध्ययन कर लिया था। कड़ा अनुशासन एवं कठोर परिश्रम उनके जीवन शैली का आधार था। सुबह 8 बजे उनकी सफेद फिएट DLB 7391 बहावलपुर हाउस के गैरेज में आ खड़ी होती थी। प्रति सप्ताह विविध विषयों की लगभग 30-40 कक्षाएं वह स्वयं लेते थे। एक बार जमादार की लापरवाही से टॉयलेट का फर्श गंदा रह गया। वह आस्तीनें समेटकर गीले कपड़े से फर्श रगड़ते पाए गए। बाहर घास पर गप्पे लगातार छात्र छात्राओं का दल तत्काल साथ देने को दौड़ा। एक प्रदर्शन से पहले मेघदूत के प्रांगण में सिगरेट की खाली डिब्बी घास से उठाकर दूर कूड़ेदान में फेंकते हुए वर्षा ने उन्हें खुद देखा था। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने कब से नहीं नहाया? ग्रुपिंग करते हुए जीन्स जैकेट व दाढ़ी वाले जमील की बाह पकड़ते पकड़ते वह यकायक ठिठक गए। करीब 3 हफ्ते हुए होंगे। जमील सिटपटा गया। आजकल सर्दी बहुत है ना, मैं तुम्हें आधे घंटे की छुट्टी के साथ साबुन की टिकिया बतौर भेंट देता हूँ। डॉक्टर अटल ने ऐसे अवसरों के लिए सुरक्षित रखी अपनी खास मुस्कान का प्रदर्शन किया। तुम्हारी सफाई के बाद ग्रुपिंग की नीट हो सकेगी। समान अवसर तथा कलात्मक विकास के लिए प्रमुख चरित्रों की दोहरी तिहरी भूमिकाएं होती थी और कलाकारों को बराबर विरोधी एवं विविध प्रकृति के चरित्र दिए जाते थे। अलग अलग कार्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी देकर आत्मविश्वास बढ़ाना उनकी कार्यशैली का एक हिस्सा था। फिर विद्यार्थी विशेष के हिसाब से वह अपनी अपेक्षा स्तर भी बढ़ाते जाते थे। उनकी बारीक परिवर्तन प्रक्रिया बराबर चलती रहती थी। वर्षा, तुम इम्तिहान के बाद कुछ काम करोगी? पिछले वर्षांत पर एकाएक प्रोफेसर कपूर ने उनसे पूछा। जरूर। प्रगति मैदान की नई नुमाइश में दिल्ली मंडप का रिनोवेशन हो रहा है। 1 महीने के लिए 2 सहायक चाहिए। वर्षा ने रंगों के चुनाव और काम की निगरानी में हाथ बटाया। उसे 1500 रुपये का पारिश्रमिक मिला। यह पता नहीं चल पाया कि इस काम के लिए उसका नाम किसने सुझाया था, पर वह जो भी रहा हो, उसे सिलबिल की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान था। वर्षा, कल शाम तुम मुझे 25 प्रतिनिधि उर्दू की कविताओं की सूची दे रही हो। 2 दिन बाद इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में 4 और साथियों के साथ तुम्हें उनका पाठ करना है, डॉक्टर अटल ने कहा। इस बार वर्षा बोली, यस सर। काम आसान नहीं था। चयन में काव्य विकास के विविध चरणों एवं विविध प्रवृत्तियों का ध्यान रखना था। साथ ही किसी प्रमुख कवि की उपेक्षा नहीं होनी थी। 1 घंटे के कार्यक्रम का समय ऊपर भी नहीं रहना चाहिए था। ठीक है, डॉक्टर अटल ने सूची पढ़कर कहा। फिर पल भर उसे देख कर बोले, काम करने की आदर्श स्थितियां जिंदगी में कम मिलती हैं। डॉक्टर अटल के अनेक अमृत वचन सिलबिल के स्मृति कोष में सुरक्षित हो रहे थे। रंगमंच विकास के विविध चरणों में मानव समुदाय का सूक्ष्म कलात्मक पर्यवेक्षण है। अभिनेता को कलात्मक सत्य की खोज के लिए अपने शरीर को रचनात्मक उपकरण के रूप में विकसित करना होता है। प्रस्तुति के ताने बाने में रुमाल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अथोलो। एक सच्चे कलाकार को ये दोनों ही भूमिकाएं स्वीकार करनी चाहिए। जो अभिनेत्री सिर्फ शूद्रक की बसंत सेना बनना चाहती है, शेक्सपियर की डायन नहीं, उसे बहावलपुर हाउस में फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। जो कलाकार नाट्य समीक्षा में सबसे पहले अपना नाम ढूंढता है, उसकी सही जगह बहावलपुर हाउस नहीं, साइबेरिया का यातना शिविर है। इनमें कितने कटाक्ष उसके ऊपर लागू होते हैं, सिलबिल सोचती रही। मेरे जीवन के 3रे पृष्ठ। क्लास में सांगल का वाचन चल रहा था। वर्षा शाहजहांपुर में चेखव की कई कहानियां पढ़ चुकी थी। हंसनी के अनुवाद के पन्ने पलटने का भी उसे ध्यान था, पर तब वह नाट्यकृति से विशेष प्रभावित नहीं हुई थी। नाटक की प्रस्तावना से ही सिलबिल मुंह पास में बंधने लगी। मेंडवेड को पूछता है, तुम्हारे कपड़ों का रंग हमेशा काला क्यों होता है? मासा जवाब देती है, मैं अपनी जिंदगी का शोक मना रही हूँ, मैं दुखी हूँ। वर्षा को लगा जैसे मासा स्वयं सिलबिल के दर्द को स्वर दे रही है। उसे चारों नारी पात्र मोहक लगे। जहाँ तक मासा का सवाल है, वर्षा को उसका दूसरा ही संवाद पहले के जैसा गहन एवं अर्थवान लगा। लोग गरीब होते हुए भी सुखी रह सकते हैं। वह कुत्सा से प्रेम करती है, यह जानते हुए भी कोस्त्या स्वयं नीना के प्रेम पास में बंधा है। कालांतर में बिना आशा के प्रेम का क्या अर्थ है? कहते हुए मासा ने निर्धन स्कूल मास्टर मेंडवको से विवाह किया, पर कोत्स्या को देखते हुए उसके मन के घाव भर नहीं पाए। अब उसे उम्मीद है अपने पति के कहीं दूर तबादले की, जिसके बाद वह अपनी भावना को जड़ समेत अपने मन से उखाड़ फेंकेगी। जहाँ तक नीना के चरित्र की आंतरिक बनावट का प्रश्न है, उसका आधार सिलबिल ही है। 3री बार नाटक के वाचन के बाद वर्षा की धारणा बदलती हो गई। नीना के चरित्र की पारिवारिक रूपरेखा का रंग कामना और कला ललक में सिलबिल ही स्पंदित हो रही है। नीना के पिता ने उसके आवागमन पर सख्त पाबंदी लगा रखी है और वह उसके रंग कर्षण के भी खिलाफ है। वह जब अर्काडीना ने कहा ऐसी सूरत और ऐसे सुंदर स्वर के होते हुए अपने को देहात में दफनाना अपराध होगा, तो वर्षा जैसे फौरन सहमति में सिर हिलाए। नीना ने प्रसिद्ध लेखक त्रोग्रिन से कहा, कुछ लोग कितने मुश्किल से अपनी उबाऊ महत्वहीन जिंदगियों में से जो एक जैसी और दुखी होती है घिसटते जाते हैं, और दूसरी ओर लाखों में से किसी एक का जीवन रोचक, विलक्षण और अर्थ से भरपूर होता है। तो वर्षा ने इन शब्दों की अर्थवत्ता एकदम समझ ली। जब उत्तेजना से लरजती नीना ने त्रिगोरियन को बताया, मैंने फैसला कर लिया है, मैं रंगमंच पर जा रही हूँ। कल तक जो मैं जा चुकी होंगी, मैं अपने पिता को और सब कुछ छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। मैं मॉस्को जा रही हूँ। तो सिलबिल को एयर बैग लेकर शाहजहांपुर से निकलने का दृश्य याद आ गया।
लेकिन मॉस्को में नीना की निजी जिंदगी पूरी तरह सफल रही। उसके बच्ची हुई जो नहीं रही। त्रिगोरियन की उसमें दिलचस्पी खत्म हो गई। उसका कलात्मक जीवन शीघ्र ही प्रादेशिक स्तर पर पहुंच गया। उसने हमेशा प्रमुख भूमिकाएं ली, पर आरोपित स्वर एवं खटकने वाली भाव भंगिमाओं से युक्त उसका अभिनय रुचिहीन तथा फूहड़ पाया गया। कुछ पल थे जिसमें उसकी प्रतिभा प्रदर्शित हुई, एवं एक चित्कार में या मंच पर मृत्यु में, पर वे एकाकी पल थे। वर्षा की आंखें भर आई। उसने तत्काल किताब बंद कर दी। नीना के दुखने मन पे काले त्रास का ऐसा जाल फेंका कि उससे कमरे में अकेले नहीं बैठा गया। मासा पाठन के बीच एकाएक डॉक्टर अटल ने वर्षा की ओर संकेत किया। वर्षा ने तुरंत मासा का अगला संवाद बोला। मेरा स्कूल मास्टर ऐसा कुछ जहीन नहीं, लेकिन वह भला व गरीब है और मुझे बहुत चाहता है। उसके लिए मुझे अफसोस होता है, और उसकी बूढ़ी माँ के लिए भी। आपके लिए मास्टर त्रिगोरियन मेरी शुभकामनाएं समर्पित है। मेरे बारे में बुरा मत सोचे। मेरे तई हमदर्दी दिखाने के लिए धन्यवाद। अपनी किताब मुझे भेजिए और अपने दस्तखत करना न भूलें। कुछ औपचारिक न लिखे, इतना ही काफ़ी होगा। मासा को, जो नहीं जानती कि कहीं जुड़ी है या किसके लिए जिंदा है, अलविदा। नीना का अगला संवाद पहले की तरह ही रीटा साहनी ने बोला। सहपाठियों के साथ संबंध रोचक साबित हो रहे थे। बेवफा दिलरुबा के पहले तक रीटा के साथ अच्छी मैत्री थी, पर प्रदर्शन में अपनी कलागत प्रतिष्ठा स्थापित होने के बाद रीटा में बारीकी सी उच्चतर छाया आ गई थी। वर्षा इससे मलिन नहीं हुई। उसने अपनी ओर से वैसा ही व्यवहार बनाए रखा। अपने अपने नर्क के बाद सिलबिल ने महसूस किया कि रीटा के व्यवहार की वह छाया धीरे धीरे धुंधली हो रही है। मकरंद भी अब रेहाना के साथ पहले के जैसा कटा कटा नहीं रहा। रीटा के साथ रहते हुए वर्षा को अपनी अंग्रेजी मांझने का अवसर सुलभ था, पर इस वर्ष उसने अपने को कल्याणी के साथ पाया। शायद निर्देशक ने सोचा होगा, वर्षा ने 1 साल में अपनी अंग्रेजी काफ़ी सुधार ली, अब उसके सानिध्य में मराठी भाषा कल्याणी कर्माकर को अपनी हिंदी परिमार्जित करने का अवसर मिलना चाहिए। कल्याणी आर्काडीना का रोल मिलने से तुम खुश हो ना? रात को वर्षा ने पूछा। बिल्कुल, कल्याणी मुस्कुराई। उसने MBBS कर रखा था और MD की सोच रही थी जब एकाएक उसने नाट्य विद्यालय का रास्ता पकड़ लिया। वह पूना के एक्सपेरिमेंटल थिएटर की अच्छी अभिनेत्री मानी जाती थी, पर विद्यालय में अभी तक उसकी पहचान नहीं बन पाई थी। इसी कारण अब उसमें असंतोष पनपने लगा था। पर तुम्हें नीना का रोल मिलना चाहिए था, डबल कास्टिंग में ही सही। कल्याणी ने उसकी ओर देखा। नहीं, मैं नीना की चुनौती झेलने के लिए अभी तैयार नहीं, वर्षा बोली। मैं मासा से संतुष्ट हुआ। एक रोचक चरित्र है और भावनाओं के आरोह अवरोह का उसमें संपूर्ण ग्राफ बनता है। मुँह पर मुस्कान आ गई। अभी रुमाल ही काफ़ी है। अथेलो आगे फिर कभी सही। नीना। अगले दिन पाठन में डॉक्टर अटल ने वर्षा को इशारा किया। वह अचकचा गई। किसी तरह अपने को संभालकर नीना का एक आलाप पढ़ा। मनुष्य, शेर, गिद्ध और सभी जीवात्माएं अपना दुख भरा चक्र पूरा करके विलुप्त हो चुकी हैं। वर्षा शाम को हर्ष के साथ त्रिवेणी कैफे में बैठी थी जब कल्याणी ने आकर उत्साह से बताया, वर्षा, फाइनल कास्टिंग नोटिस बोर्ड पे लगी है, तुम और रीटा नीना कर रही हो। वर्षा रात को ठीक से सो नहीं पाई। अंतर्द्वंद की रागनी भीतर झंझनाती रही। अब निर्देशक के साथ सीमित संवाद की स्थिति बन चुकी थी। वर्षा ने अपना सारा मनोबल इकट्ठा किया और सुबह 8:30 बजे उनके कार्यालय का दरवाजा खोलते हुए हल्की आशंकित स्वर में पूछा, मे आई कम इन सर? डॉक्टर अटल ने फाइल पर से निगाह उठाकर उसकी ओर देखा, फिर आने का संकेत किया। दूसरे संकेत पर वह बैठी। क्या बात है? उन्होंने पूछा। स्वर शांत था। क्या मैं मासा का रोल कर सकती हूँ? पल भर का विराम रहा। जानकी जयरमन को पिछले वर्ष अच्छा अवसर नहीं मिला। इस बार मासा उसके लिए मुझे उपयुक्त लगता है। नीना को लेकर तुम्हारी क्या मुश्किल है? स्वर अभी भी शांत था। वर्षा को लगा सुबह का समय चुनकर उसने ठीक किया। मैं अभी ऐसी चुनौती के लिए तैयार नहीं। वह चमड़े से मढ़ी रोबीली कुर्सी पर पीछे की ओर टिक गए और उसकी ओर देखा। चेहरे पर छात्र से जुड़ा सरोकार का भाव था। वर्षा, तुमने जो कलापथ चुना है उसमें चुनौती तुमसे अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आएगी। शाम के अंधेरे में एक तीखी आक्रामक चुनौती एकाएक तुम्हारा रास्ता रोककर तुम्हें द्वंद्व के लिए ललकारेगी और तुम्हें अपनी सारी क्षमता व मनोबल के साथ उसका सामना करना होगा। विश्वास रखो, पीछे बारंबार मैं रहूँगा और हर घात प्रतिघात पर तुम्हें दिशा निर्देशित दूंगा। पर तुम उस रास्ते से लौटने की सोचने लगो तो यह उस रास्ते का भी अपमान है और तुम्हारा व मेरा भी। वर्षा सिर नीचे किए रही, फिर साहस जुटाया। मैं असफलता से डरती हूँ। वर्षा की अपेक्षा के विपरीत उनके चेहरे का भाव अभी नहीं बदला और न स्वर का संतुलन। वर्षा, यह ड्रामा स्कूल है, कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं जहाँ वित्तीय वर्ष के अंत में हर एक भागीदार को उच्चतर लाभांश मिलना ही है, अन्यथा औद्योगिक कौशल को असफल माना जाएगा। सफलता का तत्व हमारी रचनात्मक अवधारणा में अंतर्निहित है। कलात्मक प्रयासों में असफलता का प्रतिशत अनिवार्य है। संसार का ऐसा कौन सा कलाकार है जिसने नाकामयाबी का बोझ न ढोया हो? असफलता की कचोट हमारे कलात्मक व्यक्तित्व के निर्माण में अपना योगदान देती है। वर्षा चुप रही। आगे कोई तर्क नहीं सूझा। मत भूलो कि रंगमंच में तात्कालिकता एवं अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वर्ष फ्रांस से मिस्टर पैरो आ रहे हैं। 15 सितंबर को द लॉक का पहला प्रदर्शन होगा। वह 6 हफ्तों के लिए हलचल में चौथे हफ्ते तक कास्ट
कास्टिंग में तब्दील कर देते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें कैथरीन से हटाकर जोन ऑफ आर्क बना दिया तो तुम कहोगे मैं 15 नवंबर पहले इस भूमिका की चुनौती को नहीं संभाल सकती। अब तुम ही बताओ, क्या तुम्हारा ऐसा सोच तुम्हारी और स्कूल की प्रतिष्ठा के अनुकूल है? प्रश्न बंदनवान की तरह हवा में झूल गया। जैसे मध्यकालीन रणबांकुरे रनिवास की रम्य कमनियों के समूह के सामूहिक जौहर के साथ शत्रु संहार के लिए उन्मत्त हो जाते थे, वैसे ही वर्षा निजी आशंकाओं और निजी राक्षसों से आंखें मूंदने की कोशिश के साथ नीना को साधने में पूरी तरह लीन हो गई। उसने शाम का घूमना फिरना और हर्ष से मुलाकातें बंद कर दी। नहीं हर्ष, मैं थ्रोन ऑफ ब्लड देखने नहीं जा सकती, मुझे नीना पे कॉन्सेंट्रेट करना है। मतलब? हर्ष अचरज से उसकी ओर देखने लगा। सबसे कठिन है चौथा अंक, जहाँ पर हर तरह से टूटी हुई नीना कोत्स्या के सामने आती है और उसके अकेलेपन, दुख और हताशा के जख्म को समझना है। थोड़ी देर के लिए मेरी बाहों में आ जाओ, सब समझा दूंगा। हर्ष ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, मुझे मत छुओ। वर्षा ने मुस्कान दबाते हुए अपना हाथ अलग किया। मेरे पास भी मत आओ, मैं तुम्हें दूर दूर से देखूंगी और टीस महसूस करूंगी। यह क्या पागलपन है वर्षा? तुम इमोशनल रिकॉल थ्योरी के उल्टे जा रही हो। सबको अपनी थ्योरी खुद विकसित करनी होती है, लेकिन यह तर्क संगत नहीं है। कल के दिन अगर तुम द क्राइसिस में जेन की तैयारी करोगी तो पहली मेरी हत्या करना चाहोगी? वर्षा गंभीर थी। अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त होगे तो अपना सीना खोल दोगे। अंक 1, नीना सुंदर, संवेदनशील, उदास, मातृहीन, सौतेली मौत और पिता की कड़ी निर्मम निगरानी में मंच और झील की ओर खींची चली जाती है जैसे हंसनी। कोत्स्या के प्रति मन में पनपा लगाओ, उसके लिए लिखे नाटक में नीना की भागीदारी। अंक 2, कलाकारों के प्रति नीना का रूमानी रुख। आर्काडीना एवं त्रिगोनिन जैसे श्रेष्ठ कलाकारों के समान व्यक्तियों के समान व्यवहार करते हुए देखकर स्तब्ध रह जाती है। अंक 3, नीना रंगमंच को लेकर दुविधा में है। नीना के प्रति अधेड़ त्रिगोनियन का आकर्षण मासा एवं आर्काडीना से छिपा नहीं। अंक 4, कोत्स्या अब पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रहा है। मेंडेविक कहता है बाहर के पुराने मंच को हटा देना चाहिए। वह जर्जर एवं विरूप हो गया और पर्दा हवा में फड़फड़ाता है। कल रात जब मैं वहां से निकला तो मुझे लगा मैं किसी का रोना सुन रहा हूँ। वस्तुतः वह नीना थी जो अपने कला जीवन के पहले मंच पर 2 वर्ष बाद पहली बार रोई। तो तुम लेखक बन गए हो और मैं अभिनेत्री हूँ। कभी मैं सुबह सोकर उठती हूँ और मेरे मुंह से गीत फूट पड़ता है, और अब मैं कल सुबह येलेट्स जा रही हूँ किसानों के साथ 3रे दर्जे में। ओह, मैं कितनी थकी हुई हूँ, काश मैं थोड़ी देर सुस्ता सकती। कोत्स्या, अब मुझे महसूस होता है कि जिस चीज़ का हमारे पेशे में महत्व है वह यश नहीं बल्कि सहने की क्षमता है। अपना दायित्व निभाओ और विश्वास रखो। वर्षा लिखते हुए ठिठक गई। चारित्रिक ग्राफ के तर्क संगत विकास एवं संतुलन के लिए वह पहली बार नोटबुक का व्यवहार कर रही थी। नहीं, मुझे छोड़ने बाहर मत आओ, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरी टैक्सी पास ही है। त्रिगोरियन से कुछ मत कहना, मैं उन्हें प्यार करती हूँ, पहले से अधिक। एक कहानी का विचार था। पहले सब कुछ कितना भला था कोत्स्या, जिनकी कितनी पावन उष्मा और निष्पाप थी। ब्लॉकिंग के दौरान नीलकांत की ओर से 2 पग चलकर वर्षा ने अपना संवाद बोला। वर्षा, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ में गहराई आना चाहिए। डॉक्टर अटल ने टोका। आगे तुमने एक लाइन छोड़ दी है। मैं उन्हें तन्मयता से डूबते हुए की तरह प्यार करती हूँ। सर, मेरी एक समस्या है। सिलबिल ने अपना स्वर सुना। पूर्वाभ्यास के बीच डॉक्टर अटल पहली बार उसकी आवृत्ति सुन रहे थे। क्या नीना अब त्रिगोरियन से प्यार नहीं करती? कम से कम पहले के जैसा नहीं। क्यों? वह जीवन में वयस्क हो गई है। वर्षा ने महसूस किया कि वह कितनी ही जोड़ी आंखों का केंद्र है। वर्षा, हम व्याख्यापरक कलाकार हैं। एक क्लासिक में परिवर्तन हमारी कार्य सीमा से बाहर है, डॉक्टर अटल ने शांत स्वर में कहा। वर्षा ने अगली बार मैं उन्हें प्यार करती हूँ में अपना संशय जोड़ दिया और तन्मयता से डूबते हुए की तरह प्यार करती हूँ वाक्य को कारुणिक प्रश्न जैसा रूप दे दिया। वर्षा, डॉक्टर अटल भी दुविधा में लगे। सर, मैं ऐसी कोशिश कर सकती हूँ। मुझे नीना की परिणति को तर्कसंगत बनाना है। वर्षा के चेहरे पे डूबते जैसा भाव था। डॉक्टर अटल ने पल भर देखा। ठीक है, लेकिन तुम एक कहानी का विचार संवाद में त्रिगोरियन को पूरा महत्व नहीं दे रही हो। आखिरकार नीना वह हंसनी है जिसकी हत्या त्रिगोरियन ने की। आई ऑब्जेक्टली ऑब्जेक्ट सर। वर्षा ने नरमी से व्यक्तिगत जीवन में चेखव का प्रिय मुहावरा दोहरा दिया। क्यों? नीना का आत्मिक संहार स्वयं उसकी कलात्मक अक्षमता ने किया। त्रिगोरियन अकेली नीना के घर में कला लालसा का उपहास कर सकता था, पर भीड़ भरे प्रेक्षागृह में ऊंचा प्रदर्शन करने से नीना को रोकना तो उसके बस में नहीं था। इस स्थिति को गहरा बनाया असमय के मातृत्व, पैसों की कमी और बच्चे के निधन ने।
डॉक्टर अटल की मुस्कान धीरे धीरे विलुप्त होती गई थी और अंत में वह वर्षा के समान गंभीर हो गए। चलो अपनी व्याख्या के मुताबिक इस सीन को फिर से लो। यहीं से वर्षा का चेखव के साथ भावनात्मक लगाव शुरू हुआ। उसने अपनी मेज पर चेखव की तस्वीर लगा ली। अब वह जब तब देखा करती, पिंस नेज के पीछे झांकती छोटी तिखी आंखें, माथे पर कुछ नीचे आई एक लट छोटी सी दाढ़ी। अकेले में अक्सर उसका एक आलाप जारी रहता। एंटन पाव्लोविचो, तुम्हारे पास पहुंचने का रास्ता इंस्टीट्यूशन और फीलिंग का है। मेरे जीवन के तीसरे पृष्ठ। मिट्ठू और हर्षवर्धन के बाद मॉस्को आर्ट थिएटर के 1898 के प्रदर्शन में नीना की भूमिका आई एम रुक्सानोवा। पता नहीं तुम्हें वह कैसी लगी, क्षमा करना मैं उसकी तस्वीर से प्रभावित नहीं हुई। मुझे 1968 के प्रदर्शन में नीना के रूप में एम्स आर्ट कॉर्कोनिस ने मुग्ध किया। उसके दृष्टि, नैन नक्श और भाव भंगिमाएं बहुत सलोनी और प्रभावी लगी। कुछ समय के लिए वर्षा के भावतंत्र पर जैसे नीना ने अधिकार कर लिया था। अंक 1 से अंक 4 तक की नीना की दिनचर्या उसकी नोटबुक में थी। वह सुबह कितने बजे सोकर उठती होगी, क्या और कैसे खाती होगी, क्या पढ़ती होगी, हर अंक में उसकी गतियों में कैसी चपलता, दुविधा, तेजी और तनाव होगा। वह कहाँ से कैसे बैठेगी, किस तरह कितना मुड़ेगी, कैसे गहरी सांस लेगी, कैसे भाव से मृत हंसनी को देखेगी। कल्याणी। रात को बिस्तर पर लेटे हुए वर्षा बोली, नीना के पिता ने जबरदस्ती उसकी मंगनी कर दी थी, ताशकंद के एक लंगड़े मुखारोब से। यह नाटक में तो नहीं है। कल्याणी चौंकी। चेखव के जर्नल्स में है। सिलबिल चंचलता से मुस्कुराई। तीसरे अंक के अंत में रसोई और नौकरानी को मैंने काट दिया है। चाय के अवकाश में डॉक्टर अटल बोले, अब अर्काडीना याकोव में रहती है। यह रहा 1 रूबल, इसे तुम रसोई और नौकरानी के साथ बांट लो। ठीक है सर, याकोव की भूमिका कर रहे गणेशन ने कहा। किसी का कोई और सुझाव है? हाँ सर, सिलबिल ने घूंट लिया। नीना और मासा का संबंध ठीक से विकसित नहीं हुआ है। दोनों के बीच दूसरे अंक में सिर्फ एक संवाद है। तुम पोत्स्याना के नाटक से कुछ पढ़कर सुनाओगी? मासा पूछती है, तुम चाहती हो कि मैं सुनाऊं? नाटक ऐसा फीका है। नीना कहती है, कम से कम चौथे अंक में दोनों का साक्षात्कार जरूर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि दोनों पोत्स्याना के साथ जुड़ी हैं और अपने अपने ढंग से दुख के साथ सह-अस्तित्व की स्थिति में है। मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ, डॉक्टर अटल ने कहा, पर इस सिलसिले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नीना के जिस चुनौती को झेलने के तनाव से वर्षा डरी हुई थी, जब उसकी चरम सीमा का दिन आया तो वैसी आशंका नहीं रही। धीरे धीरे उसकी मनोस्थिति चौथे अंक की नीना की परिणति के अनुरूप हो गई। जिस चीज का हमारे पेशे में महत्व है वह यश नहीं बल्कि सहने की क्षमता है। वर्षा का विश्वास पनप रहा था। हंसनी के पहले प्रदर्शन के बाद लोगों ने कई तरह के प्रशंसोद्गार व्यक्त किए, पर वर्षा को सिर्फ डॉक्टर अटल की बात याद रही। वर्षा नीना की प्रतिभा मंच पर चित्कार या मरने के द्वारा ही प्रदर्शित हो पाई थी। इसके उल्टे तुमने शुरू से आखिर तक अपने चरित्र निरूपण की तर्कसंगत निरंतरता और स्पष्टता बनाए रखी। मेरी हार्दिक बधाइयाँ। आज यहीं तक, आगे फिर सुनेंगे कल। बाय।